यह वीडियो किसी भी क्राइम को बढ़ावा नहीं देता है। इस वीडियो के माध्यम से समाज में घट रही घटनाओं को लोगों तक पहुंचाकर हम केवल लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट या किसी बुक या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है तथा इस वीडियो के माध्यम से किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। 15 अप्रैल 2008 रात के 1 बज रहे थे और एक घर में 7 लाशें पड़ी थीं। जब एक लड़की के सिर पर प्यार का जुनून इस कदर सवार था कि लड़की ने अपने प्रेमी के लिए अपने ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार चुकी थी। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से। अमरोहा जिले में बावन खेड़ी नाम का एक गांव। इस गांव में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में सभी पढ़े लिखे लोग रहते थे। परिवार के मुखिया शौकत अली की बावन खेड़ी गाँव में बड़ी इज्जत थी क्योंकि कॉलेज के वो एक लेक्चरार थे। घर में शौकत अली की बीवी हाशमी, 2 बेटे अनीस और राशिद, उनकी बहू अंजुम, पोता अर्श और एक भांजी रबिया के साथ साथ एक बेटी भी जिसका नाम शबनम था। ये सभी साथ साथ रहा करते थे। शौकत साहब का एक बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था और दूसरा बेटा MBA कर चुका था। उनकी बेटी शबनम खुद पहले इंग्लिश में MA की थी और फिर भूगोल से MA कर चुकी थी, यानी कि डबल MA किया था और एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। पिता की तरह लेक्चरर बनना चाहती थी शबनम। 2008 14-15 अप्रैल की रात के 1 बज रहे थे। शौकत के एक पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि शौकत के घर में एक हादसा हो गया है। पुलिस शौकत के घर पहुंचती है, लेकिन फिर जैसे पुलिस वाले घर में दाखिल होते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि घर में लाशें ही लाशें पड़ी थी। सुबह होते होते एक ही परिवार के 7 लोगों के कत्ल की एक कहानी बावन खेड़ी गांव से निकलकर पूरे देश में फैल चुकी थी। इस हत्याकांड के खिलाफ गांव के लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा था। उधर पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। लोगों में इतना गुस्सा था कि कुछ ही दिन के बाद उस समय की मुख्यमंत्री मायावती जी के पास तक ये खबर पहुंच चुकी थी। यूपी पुलिस पर जबरदस्त दबाव था। जल्द से जल्द इस केस को सुलझाना था। हादसे के पहली गाज इलाके के थाना इंचार्ज पर गिरी और उनकी जगह मामले की जांच के लिए इंस्पेक्टर RP गुप्ता को बावन खेड़ी बुलाया गया। 1-2 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। पोस्टमार्टम में पता चला कि कत्ल से पहले पूरे परिवार को नशीली दवा दी गई थी। RP गुप्ता के मन में एक सवाल उठ रहा था कि जब पूरा घर बेहोश था तो अकेली शबनम कैसे होश में थी। जब पूरे घर का कत्लेआम हो गया तो अकेली शबनम कैसे बच गई। वो शबनम से सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन हालात इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे। पूरे घर का कत्ल हो चुका था। ऐसे में इकलौती बची सदस्य कैसे पूछताछ की जाए, और तब शबनम की हालत भी ठीक नहीं थी। पुलिस के ऊपर दबाव चौतरफा था, लेकिन केस तो सुलझाना ही था। लिहाजा इंस्पेक्टर RP गुप्ता ने अपने कुछ लोगों के जरिए अपनी जांच जारी रखी, ये सोचकर कि शबनम से सही वक्त पर पूछताछ कर लेंगे। इसी दौरान इंस्पेक्टर RP गुप्ता को एक आदमी ने खबर दी। खबर ये थी कि सलीम को उठा लो, केस खुल जाएगा। दरअसल सलीम उसी गांव का रहने वाला था और शबनम के साथ अक्सर देखा गया था। इसी दौरान इंस्पेक्टर RP गुप्ता को पता चलता है कि 2 दिन पहले ही सलीम को पुलिस ने उठाया था। उससे पूछताछ भी की थी, लेकिन फिर क्लीन चिट देकर उसे छोड़ दिया गया। इसी बीच थोड़ा वक्त और बीता और इंस्पेक्टर RP गुप्ता को शबनम से पूछताछ का मौका मिल गया। इंस्पेक्टर गुप्ता ने 14 और 15 अप्रैल की रात की पूरी कहानी शबनम से पूछी। शबनम ने उस रात की जो कहानी बताई वो ये थी कि वो रात को छत पर सो रही थी। अचानक थोड़ी बारिश होने लगी। फिर वो उठी और देखा कि छत के रास्ते कुछ लोग घर में दाखिल हो रहे हैं। फिर वो जीने से नीचे पहुँचे और उसके बाद नीचे के ही रास्ते से बाहर निकल गए। फिर जब वो नीचे पहुँची तो उसने सबको मुर्दा पाया। इसके बाद वो चीखी, शोर मचाया, जिसके बाद किसी पड़ोसी ने उसकी आवाज़ सुनी और पुलिस को खबर दी। पुलिस ने शबनम की सुनाई कहानी पर जांच की तो पता चला कि इस कहानी में कुछ ऐसे झोल हैं जिसने पहली बार शबनम को शक के घेरे में ला दिया था। उस रात सच में बारिश नहीं हुई थी। ये शबनम का पहला झूठ था।
अगर चोर दरवाजे से बाहर निकले थे तो कुंडी अंदर से कैसे बंद थी? ये शबनम का दूसरा झूठ था। अगर चोर दीवार के रास्ते छत पर आए थे तो दीवार पर इसके कोई निशान क्यों नहीं थे? ये शबनम का तीसरा झूठ था। शबनम अब इंस्पेक्टर गुप्ता के रडार पर थी, लेकिन तभी एक ऐसी चीज हुई, इंस्पेक्टर गुप्ता समेत सभी पुलिस वालों के हाथ पैर फूल गए। दरअसल उस समय की मुख्यमंत्री मायावती जी ने शबनम से हमदर्दी जताने उसके घर पहुंची और मुआवजे के तौर पर शबनम को 5 लाख रुपए देने को कहा। इधर पुलिस की सुई शबनम पर ही अटकी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री के मुआवजा देना अजीब सी बात पैदा कर रहा था। अब इंस्पेक्टर गुप्ता ने अपने सीनियर अफसरों के साथ मायावती के पीए से मौके पर ही बात कर ली। इसके बाद पुलिस के कहने पर मायावती बिना पैसे दिए लखनऊ लौट गई। लेकिन अब इंस्पेक्टर गुप्ता के सामने चुनौती ये थी कि वो साबित करे कि शबनम ही कातिल है। इंस्पेक्टर गुप्ता ने तब तक लोगों से पूछताछ की और ये पता लगा लिया था कि बावनखेड़ी गांव के ही रहने वाले सलीम और शबनम में अच्छी दोस्ती थी। यहाँ तक कि शबनम अक्सर सलीम की बाइक पर स्कूल भी जाया करती थी। सलीम 5वीं क्लास तक ही पढ़ा था। पुलिस को पहले ही सलीम के बारे में इशारा मिल चुका था। पुलिस ने शबनम की कॉल डिटेल निकलवा ली, जिसमें पता चला कि हत्या के 5 मिनट पहले और हत्या के 10 मिनट बाद शबनम ने सलीम को फ़ोन किया था। पूरे दिन में 55 बार बात हुई थी। 17 अप्रैल 2008 यानी कि हादसे के 2 दिन बाद इंस्पेक्टर गुप्ता ने सलीम को अपने पास बुलाया और उससे पूछताछ की। इस कत्लेआम की जानकारी से लगातार वो इनकार कर रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर गुप्ता को लेकर उसके मन में खौफ भी था। इंस्पेक्टर गुप्ता ने जब पुलिसिया अंदाज में उससे पूछताछ की तो फिर वो सलीम टूट गया और फिर उसने पूरी कहानी उगल दी। उसने पुलिस को कहानी सुनाई कि वो शबनम से प्यार करता था। दोनों लोग परिवार से छिपकर एक दूसरे से मिलते थे। प्यार की बात शबनम के परिवार तक पहुंची तो पिता शौकत के अलावा दोनों भाइयों ने भी ऐतराज जताया। शबनम ने भी सभी को समझाने की कोशिश की, सलीम को अच्छा बताया, लेकिन बात नहीं बनी। परिवार अपनी जिद पर अड़ा था और उसे भूलने को कहा और तमाम बातें उसने पुलिस को बताई। अब कहानी पुलिस के सामने थी। सलीम ने ही पुलिस को पहला सबूत भी दिया। सबूत था वो कुल्हाड़ी जिससे 7 लोगों का कत्ल किया गया था। वारदात के बाद उस कुल्हाड़ी को तालाब में फेंक दिया गया था। पुलिस ने सलीम की निशानदेही पर वो कुल्हाड़ी बरामद कर ली। अब कहानी, गवाह और सबूत तीनों पुलिस के पास थे। इसके बाद 18 अप्रैल यानी कि हत्याकांड के चौथे दिन इंस्पेक्टर गुप्ता अपनी टीम के साथ शबनम के घर पहुंचे। साथ में सलीम भी था। इस बार इंस्पेक्टर गुप्ता शबनम से पीड़ित के तौर पर नहीं बल्कि एक कातिल के तौर पर सवाल पूछ रहे थे। पहले तो शबनम ने इनकार कर दिया, लेकिन तभी सलीम शबनम को बताता है कि उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया है, इसलिए तुम भी अपना जुर्म कबूल कर लो। तब पहली बार शबनम टूट जाती है और फिर जो कहानी सुनाती है वो किसी की भी रूह कांपा देगी। दरअसल शबनम के कहने पर भी घर वाले जब नहीं माने इस रिश्ते को, तो शबनम के सिर पर अब खून सवार हो चुका था। उसने मान लिया था कि परिवार को ख़त्म करके ही सलीम से निकाह करेगी और सारी दौलत उसके नाम हो जाएगी। इसलिए उसने सलीम से जहर मंगवाया। सलीम ने 13 अप्रैल 2008 को बाजार से जहर खरीदकर उसे दे दिया। उसके बाद 14 अप्रैल की सुबह तक परिवार के सभी लोग घर पर ही थे, लेकिन दोपहर में दोनों भाई शहर के लिए निकल गए। शबनम ने दोनों भाइयों को फ़ोन किया और कहा कि वापस आ जाओ, जहाँ भी हो वहाँ से वापस आ जाओ, कल चले जाना। भाइयों ने शबनम की बात मान ली और घर वापस आ गए। रोज़ की तरह शबनम के घर में सभी खाने की टेबल पर बैठे थे और घर में उसकी भाभी और मौसी की बेटी ने मिलकर खाना बनाया। रात को 9 बज रहे थे और सभी खाना खा चुके थे। शबनम के घर पर रात को सभी लोग चाय पिया करते थे। तभी शबनम ने पूछा कि कौन कौन चाय पिएगा। सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। शबनम ने उबलती चाय में जहर की पुड़िया खोली और डाल दी। सभी को चाय दी, लेकिन खुद नहीं पिया। चाय पीने के बाद सभी कमरे में गए और कुछ समय में जहां उनका दम घुटने लगा और वो मर गए। लेकिन शबनम को जहर पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने सलीम को फ़ोन किया और कहा कि साथ में कुछ हथियार लेकर आना और जल्दी आना। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया।
शबनम के कहने पर उसने पहले शौकत के सीने पर कुल्हाड़ी मारी, उसके बाद माँ पर, फिर दोनों भाइयों, भाभी और मौसी की लड़की को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं उनका एक भतीजा बचा हुआ था जो कि 11 महीने का था। वो उस समय उसको भूल चुके थे। इसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। रास्ते में एक तालाब दिखा, उसी में कुल्हाड़ी फेंक दी। तभी सलीम के फ़ोन की घंटी बजती है। दूसरे साइड पर शबनम थी। उसने कहा वापस चले आओ, भतीजा जिंदा है। सलीम बोला अब मैं नहीं आऊँगा, तुम मार दो। इसके बाद शबनम ने 11 महीने के भतीजे का गला तब तक दबाया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। कत्ल की ये कहानी, कत्ल का मकसद और दोनों कातिल पुलिस के शिकंजे में थे। शबनम के खून से सने कपड़े भी पुलिस ने बरामद किए। इसके साथ ही 2 मोबाइल फ़ोन जो आगे चलकर इस केस में एक अहम सबूत बने। इसी फ़ोन से वारदात के दिन 55 बार कॉल की गई थी। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता के मुताबिक पूछताछ के दौरान शबनम ने इस कत्ल के वजह भी बताई। दरअसल वो चाहती थी कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य न बचे और सारी संपत्ति उसे मिल जाए। 3 अगस्त 2010 में अमरोहा की अदालत ने सलीम और शबनम को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई। तब जज हुसैनी ने अपने ऑर्डर में ये लिखा था कि उन्होंने अपने 30 साल के इस करियर में इससे अच्छी और कोई जांच नहीं देखी। इसके बाद उन्होंने इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता की तारीफ भी की। बाद में ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। इलाहाबाद की कोर्ट ने भी इस फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। इसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी सज़ा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति भी दया याचिका खारिज कर चुके थे। शबनम पुनर्विचार याचिका और दूसरे कानूनी हथियारों का इस्तेमाल कर चुकी थी, लेकिन सलीम के पास अब भी कुछ रास्ते बचे हुए थे। वहीं शबनम के वकील यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि आज तक भारतीय इतिहास में किसी महिला को फांसी की सज़ा नहीं हुई है। शबनम को होगी तो पूरे भारत में भारत की बदनामी होगी और पूरी दुनिया में भी भारत की बदनामी होगी। उन्होंने कहा कि शबनम की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। गवर्नर के इस मामले को यूपी सरकार को ट्रांसफ़र किया गया, जहां से अभी तक कोई फैसला नहीं आया। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद ज़िले की नैनी जेल में सलीम बंद है और वहीं शबनम रामपुर की जेल में बंद है। अप्रैल 2008 में जब ये घटना घटी थी तो उस वक्त शबनम 2 महीने की गर्भवती थी। जेल में उसका बेटा पैदा हुआ था। करीब 6 साल वह जेल में ही रहा, लेकिन इसके बाद उसे सैफ़ी नाम के एक पत्रकार और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया। ये वही सैफ़ी हैं जिनके पास कॉलेज की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे, तो शबनम ने उनकी फ़ीस दी थी। शबनम का बेटे का नाम ताज है उर्फ बिट्टू। अब वो 13 साल का हो चुका है। सैफ़ी कहते हैं कि वो आज तक बिट्टू को उनकी माँ के गांव लेकर कभी नहीं गए। बावनखेड़ी तो दूर, अमरोहा तक भी उसको लेकर कभी नहीं गए। फिलहाल इस वक्त स्थिति एकदम अलग है। बावनखेड़ा गांव बदल चुका है। लोग शबनम या सलीम को याद नहीं करना चाहते। यही कारण है कि पिछले 15 साल से न सिर्फ बावनखेड़ी बल्कि आसपास के 4-5 गांव में पैदा होने वाली किसी भी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी। इसी तरह कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगली कहानी में।